जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान की तारीख़ का, पार्लिमानी तारीख़ का ख़ुसूसन एक स्याह दिन होगा शायद। हुकूमत मुसलसल ऐलान कर रही थी और एस्टेब्लिशमेंट अपने ज़राए के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए मुसलसल ये पैगाम मीडिया के नुमाइंदों तक पहुँचा रही है कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं आइनी तरमीम करने के, उस आइनी तरमीम के जिसके ज़रिए पाकिस्तान में अदलिया के अदारे को तकरीबन हमेशा के लिए अपने शिकंजे में, अपने पाँव की तरह ले आया जाएगा। यानी अदलिया का इदारा एक तरह से वजूद खो देगा, अदलिया का इदारा ख़त्म हो जाएगा। अदलिया यानी कि निज़ाम इंसाफ फराहम करने का इदारा बुनियादी तौर पे किसी भी रियासत का बुनियादी तरीन सतून होता है। पार्लियामेंट, अदलिया और इंतजामिया तीन पिलर्स ऐसे होते हैं स्टेट के, जिनके ऊपर स्टेट या रियासत खड़ी होती है। इनमें से कोई एक पिलर भी अगर कमजोर हो तो रियासत कायम नहीं रह सकती। आज के दिन बुनियाद रखी जा रही है, एक बुनियादी पिलर, एक अहम तरीन सतून जो है रियासत का, उसको कमजोर करने या उसको गिराने की। और उसके बाद ख्वाहिश ये होगी कि रियासत भी कायम रहे और सब लोग तोते बन के रियासती अदारों के हक में बात करें, रियासती अदारों की दी हुई लाइन के ऊपर बात करें। बहरहाल जो आज होने जा रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। सूरत हाल ये है कि हुकूमत मौजूदा चीफ जस्टिस को किसी भी सूरत में बरकरार रखने के लिए और जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका रास्ता रोकने के लिए आइन में एक तरमीम करने जा रही है। और उसका मकसद इस वक्त यानी कि फौरी तौर पे किसी भी तरीके से मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनने देना है। उसकी वजह सिर्फ कोई इलेक्शन के हवाले से केस नहीं, उसके अलावा मामला ये है कि वो किसी भी इंडिपेंडेंट आदमी को सुप्रीम कोर्ट में टॉप मोस्ट ऑफिस पे नहीं देखना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद इस तरह के है कि जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं वो 2 या 3 ज्यादा हैं। तो कोई भी आईनी मामले में अगर फुल कोर्ट बनती है तो हुकूमत में उसको शिकस्त का सामना जो है वो मादी करीब में भी करना पड़ा और आइंदा भी करना पड़ेगा। तो उस तादाद को बढ़ा के अपने पपेट यानी कुटपतली जजेस को लाने की भी एक तैयारी दूसरे एंड पे जारी है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम इसका गौर से जायजा लें तो क्या इस वक्त जो फंक्शनिंग है वो आइन और कानून के मुताबिक हो रही है? इसका जवाब है हरगिज नहीं। हम वन बाय वन जो 2-3 अहम चीजें हैं वो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आइनी तरमीम होती है तो उसका एक बुनियादी मकसद पार्लियामेंट का, शूरा का एक जो कंसेप्ट है वो मुशावरत है, वो डिस्कशन है। उसके ऊपर कोई भी जो बिल है, किसी कानून का बिल हो या आइन में तरमीम का बिल हो, वो पेश होता है, उसके ऊपर बहस होती है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट डिस्कस होते हैं। जो पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज आए और वैलिड एतराज आए, डिस्कशन होने के बाद पता लगता है कि बाद एतराजात बहुत स्ट्रांग है, तो उन पॉइंट्स को खत्म किया जाता है, तब्दील किया जाता है, मुतलका कमेटीज को भेजा जाता है, फर्दर डिस्कशन होती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाक फौज और आईएसआई ने ये रवाज डाला है कि पार्लियामेंटेरियन का बाजू मरोड़ के, उनको ब्लैकमेल करके उनको अपनी लाइन में लाया जाए। और इस तरीके से आईनी तरमीम भी इस तरीके से इंट्रोड्यूस और पास करवाई जाती है दोनों हाउसेस से कि बदतरीन तौहीन पार्लियामेंट की जाती है, लेजिस्लेटर्स की बदतरीन तौहीन की जाती है। एमएनएस को और सेनेटर्स को पता नहीं होता चंद लम्हे पहले तक के तरमीम का एग्जैक्ट टेक्स्ट क्या है, असल में तरमीम होने क्या जा रही है। उनको बिठाया जाता है और भेड़ बकरियों की तरह चार कर जबरदस्ती उनसे वोट लिए जाते हैं। ऐसा इमरान खान के दौर में भी हुआ जब एजेंसियों का मुकम्मल कंट्रोल था और उन्होंने ये चीजें की, और यही चीज हम आज एक मरतबा फिर देखने चले जा रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। जो बुनियादी मकसद होता है पार्लियामेंट का वही फौत हो जाता है। आज के दिन तक आपको या मुझे, आपने बीसियों वीलॉग सुने होंगे, बीसियों खबरें देखी होंगी, लेकिन आप में से भी किसी को 100% यकीन के साथ नहीं पता आज के दिन तकरीबन 11:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास होना है, 4:30 बजे सेनेट का इजलास होना है। आप में से कोई भी शख्स ये चीज नहीं जानता कि आईनी तरमीम पेश क्या हो रही है। आईनी तरमीम इस तरह से पेश करना कि मुतलका जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनको मालूम तक ना हो। बाद लोग ये बहस करते हैं, नहीं, बाज तरामीम जो है या बाज कानून में जो नई चीज लाई जा रही है उसका पहलू इस तरह का होता है
कि मुतलका कमेटी में डिस्कस हो चुका होता है और बाकी सब लोग जो होते हैं वो अपनी पार्टी की मर्जी के मुताबिक वोट देते हैं। बाज़ चीज़ों में पार्टी की मर्जी के मुताबिक वोट दिया जाता है, लेकिन अगर कमेटियों में ही मसले हल होने हैं तो फिर तो बात खत्म हो गई। और ये भी हम सब जानते हैं, मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि ये वाली चीज कौन सी कमेटी में आई, किसी कमेटी में भी उस तरीके से नहीं आई। मुकम्मल तौर पे खुफिया ऑपरेशन आईएसआई के जरिए जो है उसको तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंतहाई खतरनाक और अफसोसनाक बात है। जो मुशावरत का कंसेप्ट, डिस्कशन का कंसेप्ट है, वो बिल्कुल जब खत्म कर दिया गया तो उसके बाद इस चीज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। सबसे अहम बात यह है कि जो पार्लियामेंट है वो मुकम्मल नहीं। जब पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है तो उस सूरत में कहने को तो 2/3 अक्सरियत 224 वोट मिलते हैं, यानी कि अगर हुकूमत 224 वोट अपनी करारदाद के हक में ले ले तो वो एक कौमी असम्बली से, ऐवान ज़ेरी से ये करारदाद पास करवा लेगी। लेकिन बात यह है कि कौमी असम्बली की टोटल तादाद 336 है। 224 वोट लेने का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। जब आपका हाउस नामुकम्मल है और हाउस के मुकम्मल होने में कोई परेशानी नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ नॉमिनेशन का ऐलान करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उन्होंने आगे से बहाना बनाया कि हमें फलां फलां चीजों की समझ नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत तक उनको दे दी, उसके बावजूद कई घंटे गुजर गए, अभी तक अपॉइंटमेंट का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि आपको आइन और कानून की मामूली से भी समझ हो, आइन और कानून की सेंस की, स्पिरिट की मामूली से भी समझ हो, तो जब ऐवान मुकम्मल हो तो किसी भी तौर में कानून पास होना अलग बात है, पहली बात है, उसके ऊपर भी सवालात उठ सकते हैं, लेकिन आईनी तरमीम होना बिल्कुल नामुमकिन है। जो लोग नहीं है हिस्सा, उनकी कोई ना कोई इनपुट जरूर थी, उनकी कोई ना कोई राय जरूर है, वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो इसमें कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनके बगैर ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है साफ ज़ाहिर है आईनी तौर पे इतना कमजोर होगा कि मेरे जैसे आम तालिब इल्म की राय में भी अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो पहले ही पेशी के ऊपर इस तरह की कोई भी मज़का खेज तरमीम जो है वो उड़ जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट मुकम्मल ही नहीं है। जब हाउस ही मुकम्मल नहीं है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब आप एक बहुत ही दिलचस्प पहलू इस सारी गुफ्तगू का ये देखें, मैंने आपको ये बताना है कि ये मकसद क्या है इस सारी चीज का, ये जो पूरी एक्सरसाइज की जा रही है, लेकिन वो आखिर में डिस्कस करता हूं। इससे पहले एक आखिरी नुक्ता आपको पार्लियामेंट में होने वाली जो ड्रामेबाजी है उसके हवाले से बता दूं कि इनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि जो सामने उम्मीदवारान हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, जो MNAs हैं या सेनेटर्स हैं, अगर वो जो सामने लोग हैं वो नंबर को आप ऐड करें तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो पूरा नहीं होता। जिस तरह 224 लोग चाहिए इनको कौमी असम्बली के अंदर, तो अगर आप मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इनके साथ है, इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी जो बनाई थी ISI ने, उसके कुछ 4 लोग हैं, इसी तरीके से मुस्लिम लीग ज़िया है शायद, और इस तरह 2 पार्टियों के एक उम्मीदवार और हैं। ये सारे लोगों को भी आप ऐड कर लें और मौलाना फजल रहमान के 8 जो MNAs हैं वो भी हुकूमती इत्तेहाद को आप दे भी दें तो बमुश्किल तादाद जाके 220 बनती है। 4 लोग या एक आधा बंदा अगर आप और भी डालें तो 3 लोग फिर भी कम है, बाकी सिर्फ जो है वो लोग बचते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे वो आज़ाद हैसियत में हो या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैसियत में हो, वो कोई मैटर नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह जजमेंट मौजूद है। ये जो लोग हैं 88 लोग तकरीबन जो हैं वो ये हैं। उसके अलावा आप देखें कि मुतहद्दा जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के एक रुकन है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के एक रुकन है। हम जानते हैं कि जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मिंगल हैं वो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखा जाए, तमाम लोगों को भी आप कैलकुलेट कर लें अगर, तो इनके पास, इनको जब तक ये PTI के बंदे ना तोड़ें, उनको अगवा करके उनकी फैमिली को, उनकी फैमिली के अफराद को जिस तरीके से हरासा करने की खबरें जो है वो चल रही हैं, इस तरीके से अगर ये कुछ कर भी रहे तो वो कौन सी आईनी तरमीम होगी? अगवा शुदगान के वोट को कौन मानेगा? कौन सी अदालत मानेगी? हाँ, काजी फायज ईसा की अदालत मान सकती है, लेकिन कोई भी इंसाफ और कानून के किसी तकाजे के ऊपर ये जो सूरत हाल है इसके हवाले से नहीं हो सकता। इसको छोड़ें, आप सेनेट में आ जाए। सेनेट में 64 जो है
वो वोट चाहिए हुकूमत को पास करने के लिए। अगर मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ मिल भी जाएं तो वो 59 तकरीबन जाके वोट उनके बनते हैं हुकूमती इत्तेहाद के, प्लस मौलाना फजलुर रहमान, फिर भी वोट कम है। लेकिन हमें बजाय जो भी मतलब मोतबर लोग हैं जिनका राब्ता है, उन लोगों से जो मैनेज करते हैं, यानी जदन नदीम अंजम की जो टीम है, वो दावा कर रहे हैं बड़े वसूख के साथ कि तमाम तैयारियां मुकम्मल है और मुकम्मल तौर पे 100% परफॉर्मेंस के साथ जो है वो रिजल्ट GHQ में पेश किया जाएगा जब भी ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इससे 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 अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नहीं हो सकती कि एक पूरे इदारे को गिराने की तैयारी है। अब वो तैयारी है क्या, मकासद क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको मालूम है जो मुजव्वजा तरमीम, जो थोड़ा बहुत बात सामने आई, पूरी बात तो किसी को भी नहीं पता क्या तरमीम आ रही है। तो बुनियादी तौर पे उम्र की हद बढ़ाने की बात है कि जी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चूंकि 65 साल के होकर रिटायर हो रहे हैं तो सिर्फ काजी फायज ईसा साहब के लिए कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सारे जजों की रिटायरमेंट की एज है वो 68 कर दी जाए। ऑलरेडी 65 ज्यादा है। पूरी दुनिया के अंदर रिटायरमेंट की एज एक ही होती है, पूरी दुनिया के अंदर। आप खुद भी तहकीक कीजिएगा इस चीज के ऊपर। अगर आपके जहन में एक आधा कोई पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो उसके बुनियाद के ऊपर कोई इसको निगलेक्ट ना करें, रिजेक्ट ना करें मेरे आर्गूमेंट को। देखिए तमाम शोबों की एक रिटायरमेंट एज होती है, वो उस मुल्क के जो मारूजी हालात है उनको देख के किया जाता है। सबसे अहम फैक्टर हेल्थ के हवाले से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, रेट है, उसको देखा जाता है कि किस किस मुल्क में कितना लाइफ एक्सपेक्ट। हम तो वो सूरत हाल है कि इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था, उनकी आबादी हमसे कितनी गुना ज्यादा है और वो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को हमसे कितना आगे ले गए हुए हैं, लेकिन वहां पे भी रिटायरमेंट की एज जो है वो 60 साल ही है। हमारे यहाँ भी एज गवर्नमेंट सर्विस में 60 साल है। तो ये इसको कभी बढ़ाने की बातें होती भी है, ये तो कम होनी चाहिए जो हालात होते हैं हमारे 60 साल पे। अमेरिका में या बाकी जगहों पे जहाँ पे या यूरोप के अंदर जहाँ पे उम्र की हद कुछ ज्यादा है तो वहां सेहत का मेयार भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि आज आपको अपना मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, आप 68 कर रहे हैं, कल को किसी और को चाहिएगा वो 71 पे ले जाएगा फिर, या किसी को नहीं चाहिए होगा तो वो कम करेगा। ये मजाक की बात तो नहीं है, यकीनी तौर पर मजाक नहीं है। हमें आइन के साथ और पाकिस्तान के साथ, हमारा वतन है, जो भी हम गेमें खेल रहे हैं आखिर में हमारा वतन है, इस हद तक बेहुदा मजाक नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये जो अब एक कोशिश है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक कंट्रोल की कोशिश क्या है, ये कहानी क्या है इसके पीछे, तो वो आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि ये तो वो कर रहे हैं ना। इसमें बुनियादी चीज जो वो करना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है ना वो हुकूमत लगाए, ऑटोमेटिकली ना बने ना। ये एक बड़ा उनके जहन में एक आइडिया है, फिलासफरों के जहन में, जो हमारे हुकूमती फिलासफर्स हैं जो चला रहे हैं इस हुकूमत को पीछे बैठ के पारा और रावलपिंडी में। तो वो ये है कि जी वो हुकूमत लगा। अब हुकूमत से मुराद साफ है फौज और ISI है। जो भी जब चीफ जस्टिस लगना होगा, कोई सिविलियन प्राइम मिनिस्टर जितना भी मजबूत होगा, जब उधर से मैसेज आएगा कि इस बंदे को चीफ जस्टिस लगाना है, जो कि उनका अप्रूव्ड होगा, उनका मर्जी का बंदा होगा, तो वो अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो साफ है, आपको पता है हुकूमत जितनी मर्जी अक्सरियती पार्टी के साथ बैठे हो, वो पीछे से बंदे तोड़ के हुकूमत ही गिरा देंगे, या हुकूमत से जोर जबरदस्ती हुकूमत का बाजू मोड़ के अपनी बात मनवाएंगे। यानी कि जो एक बुनियादी चीज है इस सारी स्कीम की, लॉ रूल्स अमेंड हुए, आपने चंद दिन खबर पड़ी होगी जजेस की तैनाती का जो कमीशन है उसके रूल्स अमेंड हुए, लॉ आ रहा है, आइन में तरमीम। ये सारा जो मलगूबा जो एक ISI का एक प्लान है, इसका मैं आपको हासिल बता रहा हूं कि हासिल क्या है कि चीफ जस्टिस जो है ना वो हुकूमत लगाएगी अपनी मर्जी का बंदा। अब जब हुकूमत अपनी मर्जी का बंदा चीफ जस्टिस लगाएगी तो आगे देखें कि हाई कोर्ट में जो तैनाती का तरीकाकार था उसमें तो थोड़ी सी कोई वुसअत पैदा की गई है कि जो लोग जिसने फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम किसी बंदे का नाम प्रपोज करना है कि इसको कंसीडर करें कि इसको हाई कोर्ट का जज लगाएं या ना लगाएं, उसमें तो इख्तियार 2-3 लोगों के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसने आना है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट जो भी है उसके लिए किसका नाम कंसीडर करना है, तो ये नाम इनिशिएट जो है वो एक जो भी तरमीम होगी रूल वगैरह में, वो अब एक शोबे एक पोस्ट के लिए 3 नाम तजवीज होंगे ना, लेकिन वो तीनों नाम तजवीज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेगा, कोई और तजवीज नहीं कर सकता। अब कमीशन के पास साफ इख्तियार है, वो तीनों को रिजेक्ट कर दे, फिर 3 नाम और आ सकते हैं, लेकिन वो तीनों नाम देने चीफ जस्टिस ने है, कोई और नाम दे नहीं सकता।
तो ये जो पूरा स्कीम है वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के में भी प्रॉब्लम आती है बहुत अदारों को, जब वहां पे इंडिपेंडेंट जजेस बैठे हों, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस जो हैं वो आईएसआई के किरदार को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और पूरा सहाफती जो मीडिया है हमारा और पूरा सहाफती जो कल्चर है वो उन 6 जजेस की किरदार कोशिश दिन रात करता है अपनी खबरों में भी, वीलॉग्स में भी। लेकिन हाई कोर्ट में फिर भी काम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फौज और आईएसआई को आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में स्पेशली वो आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के अदारे को मुकम्मल तसल्लुत में लाने के लिए, मुकम्मल अपने काबू में रखने के लिए जो स्कीम है वो ये है कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से आएगा, सुनिएगा, और उसके बाद जो नए जजेस आएंगे उनको प्रपोज वो बंदा करेगा जो इनका अपना आप पारा का अपना बंदा चीफ जस्टिस के ओहदे में रूप में बैठा होगा। उसके अलावा अब वो वही नाम दे रहा होगा जो उसको आप पारा से और जीएचक्यू रावलपिंडी से आ रहे होंगे। तो अब अल्टीमेटली वही जो लोग होंगे जो कि मंजूर शुदा लोग होंगे, जो कि हर तरह की अपनी सफाइयां और अपनी हलफ दे के आए होंगे वफादारी के इन लोगों को, तो वही लोग बनेंगे, उन्हीं में से फिर चीफ जस्टिस बनेगा। तो फिर वो मामला सीधा हो जाएगा। तो जो मतलब है कि मामले में खराबियां थी, जिस तरह मैंने आपको एक मरतबा चंद दिन पहले एक वीलॉग में बताया था, कुछ अर्सा पहले, कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रॉब्लम थी आईएसआई को मुसलसल, कि ब्यूरोक्रेसी में किसी की जरूरत तो नहीं है कि वो फौज के किसी हुक्म या आईएसआई के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करे, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया था कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जो कि मामलात की इतनी समझ और इतनी गहराई में सूझबूझ रखते हैं कि वो इस तरह के एतराजात इनके ख्वाहिशात और इनके कहे हुए मंसूबों पे लगा देते थे कि वो काम करना आसान नहीं रहता था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल कोई ना कोई बंदा क्रिएट करता रहता था। इनके लिए एक स्मूथ सेलिंग नहीं थी। तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इन लोगों का जो कंट्रोल, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन पूरी ब्यूरोक्रेसी की, कि इनका जो एक प्रमोशन का जो एक सिस्टम है या इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, उसका कोई एक बुनियादी जो कंट्रोल है ना वो हमारे पास आ जाए। तो आपने देखा पाकिस्तान में सहाफती हलकों में भी बड़ी जो है वो मतलब तालियां बजाई गई थी इस चीज के ऊपर। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने एक इख्तियार दिया था तमाम गजटेड ऑफिसर्स के लिए कि उनकी एक तो एनुअल एसीआर होती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसकी बात नहीं हो रही, एक सीक्रेट रिपोर्ट जो है वो हर अफसर की जो है वो आईएसआई दिया करेगी। तो वो जो इख्तियार लिया आईएसआई ने, उसमें तमाम अफसरों का वो जहर निकाल लिया हमेशा के लिए कि दोबारा कोई भूले से भी जरूरत नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने तालियां बजाई थी कि नहीं जी ऐसा पहला भी होता है, जो भी अपॉइंटमेंट होती है आईएसआई की रिपोर्ट आती है, कभी कोई रिपोर्ट नहीं आती थी, जब जरूरत होती थी ले ली जाती थी, या आ भी जाए तो उसको फेंक दिया जाता था। अब मस्ट कर दिया अंडर द लॉ। तो ये वो तरीका था जिसके जरिए उन्होंने स्टेट के एक और पिलर इंतजामिया को काबू किया था। तो इस वक्त जो पूरी कोशिश है, ये पूरा जो जाल बिछाया गया है, इसके जरिए अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को, खुसूसन जो सुप्रीम मोस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, उसको मुकम्मल अपने शिकंजे में, अपने जाल में लाने के लिए ये जाल फैलाया गया और जाल फैला दिया गया। मैंने आपके सामने फिगर्स पेश किए हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान भी ज्वाइन कर जाए हुकूमत को, तो ना कौमी असम्बली में मेंबर पूरे हैं और ना ही सेनेट में पूरे हैं। साफ जाहिर है पीटीआई के लोगों को ही अगवा करके, उनको ही तशद्दुद का निशाना बना के, उनको ब्लैकमेल करके, उनके बाजू में रोड़ के, उनके खानदानों के अफराद को अगवा करके, ये सारा ड्रामा ढोंग रचा के आज के दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन बाब जो है वो लिखे जाने की तैयारी है। अभी तक यूं लग रहा है किस हद तक ये कामयाब होते हैं। मैंने जैसा कि अर्ज किया कि मैदान जंग हो तो शिकस्त इनका हमेशा मुकद्दर ठहरी, अपने ही लोगों से, अपने ही वतन से, अपने ही अदारों से जंग हो तो हमेशा फतह याब हुए। लेकिन आज की रात जो है वो हमें ये बताएगी कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। नाजरीन, आपने वीलॉग देखा, वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होती है।